नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, आईएफपीएच द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 877वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। सभी का धन्यवाद। आज के हमारे सेशन की वक्ता और हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर कनीज फातिमा जहरा हैं। डॉक्टर कनीज ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बैंगलोर से बीएचएमएस की है और ये वर्तमान में डॉक्टर बेसिल्स होम्यो हॉस्पिटल के ऑनलाइन विंग में कार्यरत हैं। इनके आज का व्याख्यान का विषय व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ इरिटेटिव बॉवल सिंड्रोम, इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज पॉसिबल विथ इट्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, ये है। मैं डॉक्टर कनीज फातिमा जहरा से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वे अपने अनुभव और ज्ञान को हमसे साझा करें और हमें इससे लाभान्वित करें। और मैं ये कहते हुए बहुत गर्व गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि मैं इनके साथ ही डॉक्टर बेसिल्स होम्यो हॉस्पिटल में एक साथ हम लोग काम करते हैं। मैं इनकी कलीग हूँ। इनका जो इस विषय पे नॉलेज है, इसके बारे में इन्होंने इंग्लिश में भी अपना सेशन दे रखा है, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इनरिचिंग था। So I'm looking forward to see this in Hindi session also. Most welcome to this forum, ma'am. Yeah, good evening everyone. I'm Dr. Kanis Fatma Zehra. आज हम फ्यूचर ऑफ आईबीएस केयर के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा इस टॉपिक आईबीएस केयर और इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी और इसके रास्ते को कैसा लीड करेगी। और इस आज के वेबिनार में हम आईबीएस को समझेंगे और उसके चैलेंजेस को देखेंगे और सीखेंगे कि होम्योपैथी किस तरह एक नए होप के रूप में सामने आ रही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईबीएस है क्या, और फिर देखेंगे कि कन्वेंशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहाँ तक हेल्प करता है और कहाँ पर लिमिटेशंस आ जाती है। उसके बाद मैं आपको इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फाइनली डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में ये जो आईबीएस है इसका केयर कैसे होने वाला है। आईबीएस दुनिया भर में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, और लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते। ये सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि काम, फैमिली लाइफ और मेंटल हेल्थ सब पे अफेक्ट करती है। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि उनके लिए ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कुछ भी अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन हमारे होम्योपैथी के थ्रू इसका एक अच्छा सा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छे से काम भी करता है। इसी वजह से होम्योपैथी उनके लिए एक रे ऑफ होप बन सकती है। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब कोलॉन या इंटेस्टाइन्स की स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन इसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो चुका है। सिम्टम्स में कॉमनली है पेट का दर्द, गैस, ब्लोटिंग और कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया। ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक होती है और बार-बार रिपीट होती ही रहती है। बहुत लोग आईबीएस और आईबीडी को कंफ्यूज कर देते हैं। जहाँ की आईबीएस होता है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसमें स्ट्रक्चरल या टिश्यू डैमेज नहीं होता, और आईबीडी जो कि इरिटेबल बोवल डिसीज है, जिसमें स्ट्रक्चरल और टिश्यू डैमेज दोनों पाया जाता है। और आईबीएस में सिर्फ फंक्शनल प्रॉब्लम ही होती है। और आईबीडी में आके क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस ये मेन है, जिसमें इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज दोनों दिखाई जाता है। और दोनों भी एक दूसरे में अलग-अलग कंडीशन है, लेकिन ये दोनों से भी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। रिसर्च के हिसाब से दुनिया में लगभग 10 से 15% लोग आईबीएस से सफ़र करते हैं। ये प्रॉब्लम वुमेन में ज़्यादा देखी जाती है। बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, और इसलिए ये जो आईबीएस है ये अंडर डायग्नोसिस में ही रह जाती है। मतलब इसके रियल नंबर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर टाइम रहते ही पेशेंट डॉक्टर के पास जा सके।
इंडिया में आईबीएस के केसेस बहुत फास्टली इंक्रीज हो रहे हैं। स्ट्रेस, इर्रेगुलर डाइट और जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसके मेन रीजंस हैं। लोग अक्सर इसको नॉर्मल इंडाइजेशन या गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं। अवेयरनेस बहुत ही लो है और इसी वजह से टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। आईबीएस के कॉजेस एग्जैक्टली क्लियर नहीं हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स सामने आए हैं, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी, फूड हैबिट्स, बहुत ज़्यादा स्पाइसी जंक फूड या इरेगुलर मील्स खाना, और गट ब्रेन एक्सेस का इम्बैलेंस होना, और वुमेन में ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस। ये सब फैक्टर्स मिलके आईबीएस को ट्रिगर करते हैं। आईबीएस पेशेंट के लिए कुछ ट्रिगर्स बहुत क्लियर होते हैं, जैसे मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड फूड्स, ज़्यादा मसाला, स्ट्रेस, लेट नाइट जगना या ट्रैवल करना। इन ट्रिगर्स के बाद उनका आईबीएस फ्लेयर अप हो जाता है, और पेशेंट के साथ बैठकर इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे ट्रीटमेंट का। हमारे गट और ब्रेन एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। इसको ही कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। स्ट्रेस से आईबीडी और आईबीएस दोनों के सिम्टम्स में फ्लेयर अप हो जाता है, और आईबीएस के सिम्टम्स में पेशेंट को और ज़्यादा एंग्जाइटी दे जाता है, जो कि एंग्जाइटी से आईबीएस बढ़ता है और आईबीएस से एंग्जाइटी भी बढ़ता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जिससे थोड़ा बिल्कुल भी तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आईबीएस के 4 मेन टाइप्स होते हैं। आईबीएस सी, जिसमें कॉन्स्टिपेशन डोमिनेट करता है। आईबीएस डी, जिसमें डायरिया डोमिनेट करता है। आईबीएस एम मिक्स्ड टाइप है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेटली आते हैं। और आईबीएस यू, जो कि अनसबटाइटल्ड है, जिसमें क्लियर पैटर्न नहीं होता। हर पेशेंट अलग होता है और इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इस सबटाइप में। आईबीएस के कॉमन सिम्टम्स है पेट में दर्द या क्रैम्प्स होना, ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस होना, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया, और स्टूल पास करने के बाद भी लगता है कि पूरा इवैक्यूएट ही नहीं हुआ। ये डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और पेशेंट मेंटली भी वीक फील करता है। आईबीएस का इफ़ेक्ट सिर्फ हेल्थ और ये जो हेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे लाइफ़स्टाइल पे आ जाता है। पेशेंट को बार-बार वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से वो ट्रैवल भी करना अवॉइड कर देता है और सोशल गैदरिंग्स में भी जाना कम कर देता है, और फ़ील करता है कि वो थोड़ा-सा ऑकवर्डनेस फ़ील कर बैठता है, और स्लीप भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे एक इनविज़िबल सफ़रिंग जो है वो पेशेंट में क्रिएट हो जाती है। आईबीएस और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आईबीएस से पेशेंट को कांस्टेंट एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। जब स्ट्रेस बनता है तो आईबीएस के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। इस तरह एक साइकिल चलती है जिसमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लो हो जाती है। कन्वेंशनल मेडिसिन में आईबीएस के लिए मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे पेन के लिए एंटीस्पैस्मोडिक्स, और कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव्स, और डायरिया के लिए एंटी डायरियल मेडिसिन, और स्ट्रेस के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स। साथ ही डॉक्टर डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए भी एडवाइस करते हैं, लेकिन इनके भी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कन्वेंशनल अप्रोच सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करता है, लेकिन इसका रूट कॉज पे काम नहीं करता। मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो कि पेशेंट को और बार-बार मेडिकेशन लेना पड़ता है। इस वजह से आईबीएस का कोई परमानेंट क्यूर फ़ील ही नहीं होता, और पेशेंट हमेशा क्या है, डिससैटिस्फाइड ही रह जाता है।
पेशेंट को लगता है कि उनकी लाइफ पर उनको मेडिसिन्स खानी पड़ेगी और उन्हें एक नेचुरल हीलिंग चाहिए होती है, जिसमें बॉडी अपने आप बैलेंस में आए, और इसीलिए लोग होम्योपैथी जैसे हमारे अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ इंडिविजुअलाइज्ड और रूट कॉज ट्रीटमेंट मिलता है। होम्योपैथी एक यूनिक अप्रोच देता है। ये सिर्फ मेडिसिन को ट्रीट नहीं करता, सॉरी, ये सिर्फ एक डिसीज़ को ही ट्रीट नहीं करता, बल्कि पेशेंट के कंप्लीट इंडिविजुअलिटी को समझता है, और उसके मेंटल स्टेट, फिजिकल सिम्पटम्स और ट्रिगर्स, ये सब को मिला के मेडिसिन्स सेलेक्ट करते हैं। और ये मेडिसिन्स बहुत जेंटल और सेफ होते हैं, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी दिखाई देती है। होम्योपैथी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर, जो कि मिनिमम डोज देना और होलिस्टिक केस टेकिंग करना, और हर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन इंडिविजुअलाइज्ड होता है, और इसी वजह से आईबीएस जैसी फंक्शनल डिसऑर्डर्स में होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। आईबीएस में इंडिविजुअलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं। किसी को स्ट्रेस से डायरिया होता है, तो किसी को ऑयली फूड से कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को ब्लोटिंग और एंजाइटी दोनों होते हैं। रेमेडी हमेशा टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे सेलेक्ट होती है, और जेनरिक फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करता। आईबीएस में कुछ मेन रेमेडीज कॉमनली यूज़ की जाती है, जैसे कि नक्सवोमिका। ये उन लोगों के लिए है जिनके आईबीएस काफ़ी स्ट्रेस और स्टिमुलेंट्स जैसे कॉफ़ी और अल्कोहल से वर्स होता है। वो कॉन्स्टिपेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन डोमिनेट करता है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में एग्ज़ाम या इंटरव्यू के पहले जिनके पेट खराब हो जाते हैं और एंजाइटी से डायरिया हो जाता है। लाइकोपोडियम में अ, जिनको हर छोटी बात से ब्लोटिंग हो जाती है, डाइजेशन वीक होता है और कॉन्फिडेंस भी लो होता है। पोलोसिंथेसिस, जिनके एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रेशर देने से बेटर होते हैं। ये सिर्फ अ, और ये सब सिर्फ एग्जांपल्स हैं। रियल केसेस में रेमेडी हमेशा इंडिविजुअलाइजेशन पे ही सेलेक्ट होती है। और यहाँ पे एक एग्जांपल है केस का, जिसमें एक 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, जिसको एग्ज़ाम के पहले हमेशा डायरिया हो जाता है, और उसका मेन प्रॉब्लम था एंटिसिपेटरी एंजाइटी और फेलियर का फियर। ये एक क्लियर पिक्चर थी अर्जेंटम नाइट्रिकम की। रेमेडी देने के बाद उसका एबीएस डी, जिसमें डायरिया डोमिनेंट है, ये सेटल हुआ, और उसका एग्ज़ाम और कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ। एक और एग्जाम्पल है, जो कि एक 40 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और एंजाइटी और स्लीपलेसनेस से परेशान थे, और काम का स्ट्रेस ज़्यादा था। दिन भर कॉफ़ी पीते थे, और ये नक्सवामिका का क्लियर पिक्चर था। मेडिसिन से उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, और एंजाइटी कम हुई, और नींद भी बेटर हुई। होम्योपैथी के बेनिफिट्स तो शॉर्ट टर्म नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म होते हैं। ये गट की नेचुरल फंक्शनिंग को रिस्टोर करते हैं, और रिलैप्सेस को रिड्यूस करते हैं, पेशेंट को मेंटली काम बनाते हैं, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। पेशेंट को एक नई होप मिल सकती है। आईबीएस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ वन साइज फिट्स ऑल, ये वाला जो स्टेटमेंट है, अ, ये काम नहीं करता, क्योंकि हर पेशेंट की अलग कहानी है और अलग सिम्टम है। होम्योपैथी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देती है, जो मॉडर्न साइंस के परसेप्शन और कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। आईबीएस पेशेंट के लिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, और लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर रूटीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ अगर इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी रेमेडी भी मिल जाए,
तो ये पेशेंट काफ़ी जल्दी और सस्टेनेबल रिलीफ पा सकता है। स्ट्रेस आईबीएस को हमेशा बहुत ज़्यादा वर्स करता है। इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा ये काफ़ी हेल्प करती है। कभी-कभी काउंसलिंग भी ज़रूरी है पेशेंट को, ताकि पेशेंट अपने इमोशंस को भी रिलीज़ कर सके। आईबीएस पेशेंट के लिए डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्राइड और स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। मिल्क और डायरी प्रोडक्ट्स अगर ट्रिगर करते हैं, तो उनसे भी बचना चाहिए। दिन में छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लेना बेटर होगा और वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए और फाइबर का बैलेंस भी बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है। फ्यूचर में आईबीएस केयर होलिस्टिक होना चाहिए और मतलब एक ही जगह पे पेशेंट को होम्योपैथी, डाइट, गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग मिलना चाहिए। और क्या है, पेशेंट सेंट्रिक केयर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ हम आईबीएस को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह एक अच्छे बेटर वे में हम लोग ट्रीटमेंट को आगे ले जा सकते हैं। आईबीएस पेशेंट के लिए कुछ सेल्फ केयर टिप्स भी हमेशा काम आते हैं, जैसे अपने फूड ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। एक फूड जैसे डायरी रख लो जिसमें लिखो कि किस दिन क्या खाया और कैसे फील किया, और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना, जैसे अच्छे से हाइड्रेटेड रहना, मेडिटेशन करना। ये छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। आईबीएस पेशेंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि हर सिम्टम आईबीएस का नहीं होता। अगर पेट में कांस्टेंट दर्द है, तो स्टूल में ब्लड आ रहा है, और वेट बिना वजह कम हो रहा है, या एंजाइटी डिप्रेशन बहुत सीवियर है, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिले करना तो बहुत रिस्की हो सकता है। आईबीएस को लोग अक्सर सिर्फ फिजियोलॉजिकल समझते हैं, लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि आईबीएस एक रियल डिसऑर्डर है जिसमें गट और ब्रेन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा मिथ है कि आईबीएस के लिए हमेशा लाइफ टाइम मेडिकेशंस खानी पड़ेगी, जो कि फैक्ट ये है कि होलिस्टिक अप्रोच से लॉन्ग टाइम रिलीफ पॉसिबल है। आईबीएस केयर मैनेज करते वक्त एक होम्योपैथिक फिजिशियन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना नहीं, बल्कि डिटेल्ड केस टेकिंग करना, इंडिविजुअलिटी समझना, और पेशेंट को डाइट और लाइफस्टाइल गाइड करना, और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। केस टेकिंग में आईबीएस पेशेंट के लिए कुछ चीज़ें स्पेशली इम्पोर्टेंट हैं। उनके मेन कंप्लेंट्स डिटेल में लेना, मोडालिटीज समझना, और मेंटल स्टेट और इमोशंस नोट करना, पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री लेना, और फूड हैबिट्स एंड ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। इंडिविजुअलाइजेशन ही होम्योपैथी की जान है। दो आईबीएस पेशेंट कभी भी सेम नहीं होते। रेमेडी हमेशा टोटलिटी पे बेस होती है, और कभी कीनोट सिम्टम हेल्पफुल होता है, कभी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर लेना पड़ता है। इसी आर्ट को सीखना ही हमारे होम्योपैथ की स्ट्रेंथ होती है। आईबीएस में कुछ कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, जैसे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या डायरिया पे प्रिस्क्रिप्शन बनाना, पेशेंट के मेंटल जेनरल्स इग्नोर करना, रेमेडी अननेसेसरली फ्रीक्वेंटली रिपीट करना, और काउंसलिंग स्किप करना। ये मिस्टेक्स ना क्यूर को डिले करते हैं। आईबीएस में क्यूर एक प्रोसेस है, और रेगुलर फॉलोअप्स करना ज़रूरी है। पेशेंट के सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑब्जर्व करना होता है। इम्पॉर्टेंट ग्रेजुअल मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये
ग्रेजुअल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है। रियल क्योर का मतलब है कि फिजिकल सिम्टम के साथ-साथ इमोशनल बैलेंस भी वापस लाना। तभी हमारा जो पेशेंट है वो सैटिस्फाई भी होता है। आईबीएस के क्योर में इंटीग्रेटिव अप्रोच सबसे बेस्ट है। होम्योपैथी के साथ डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना और पेशेंट को एजुकेट करना कि इक्वली ये इम्पॉर्टेंट होता है। कभी-कभी ना डाइटिशियन और काउंसलर और फिजिशियन ये तीनों हमें बनना पड़ता है क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। आईबीएस पेशेंट को काउंसल करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि आईबीएस डेंजरस नहीं है, सिर्फ लाइफ डिस्टर्ब करता है। उन्हें अपने ट्रिगर्स पहचानने हैं और इन्हीं से उनको हेल्प मिलती है और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है और लाइफस्टाइल बैलेंस के लिए भी ये आईबीएस मैनेज करना ज़रूरी है। और पेशेंट को ना थोड़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी बताना है क्योंकि सक्सेस स्टोरीज़ जो है हमेशा होप देती है और बहुत सारे पेशेंट्स ने इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथी के थ्रू अपनी लाइफ वापस भी नॉर्मल की है। आईबीएस फुल्ली मैनेजेबल है और अगर सही केयर और सही वक्त पे दे दिया जाए तो ये एकदम से बहुत अच्छे से मैनेज होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो आईबीएस है, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है और स्ट्रक्चरल नहीं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे इंडिविजुअलाइज्ड केयर से है और जो आज के ज़माने में जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन बन रहा है हमारा होम्योपैथी, ये एक सेफ और होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है और इससे हमारे जो पेशेंट है इसको बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा क्योर और लॉन्ग टाइम रेमिशन और इम्प्रूवमेंट मिलता है और आईबीएस से ना पेशेंट एकदम फ्री होता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कनीज, इट वाज रियली ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इनरिचिंग सेशन था। मैं पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज करें और डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम अभी हमारे पास आधा घंटा टाइम है, तो अगर मैडम कुछ केस प्रेजेंट करेंगे कि वो केस या फिर और भी कुछ डिस्कस करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी बहुत टाइम है हम लोग के पास। ओके सर। पहले मैं एक आईबीएस का केस डिस्कस करूंगी जो कि एक पेशेंट है, अम, एक मेडिकल स्टूडेंट ही है जो कि जब मैं कॉलेज में थी मैंने नज़दीक से वो केस भी देखा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटम नाइट्रिकम टाइप की ही थी और उसको हमेशा एग्ज़ाम्स या प्रैक्टिकल सब कुछ भी एग्ज़ाम के पहले डायरिया वो हमेशा वॉशरूम में ही भागती रहती थी। तो मैंने पहली बार आईबीएस का जो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन का जो कमाल देखा ना तो मैं पहली बार उसी पेशेंट पे उसी फीमेल पे देखा जो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे ही वो यूज़ कर रही थी उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना शुरू हो गया था और वो एग्ज़ाम में भी आराम से बैठने लगी। तो ऐसे पहली बार मैंने देखा कि आईबीएस ऐसे भी मैनेज हो सकता है और इसके बाद ना मैंने एक आईबीडी केस देखा जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का था। लेकिन पहले हम समझ रहे थे कि ये आईबीएस है, तो मैंने उनको लाइकोपोडियम दिया था और नक्सवामी भी दिया लेकिन कुछ भी सिम्पटम्स क्योर नहीं हो रहे थे। उनको ब्लडी मोशंस रुक नहीं रहे थे और उनका ये जो वेट था वो बहुत जल्दी-जल्दी लॉस हो रहा था और मेडिसिन देने के बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो तब हमने उनका टोटल केस लिया
उनके सब मेंटल और फिजिकल जनरल्स और सारे सिम्टम्स नोट किए, तब जाके पता चला कि ये आईबीडी है। और उसका मेडिसिन था मर्कौर, और जब मैंने वो मर्कौर दिया तो ये पेशेंट को क्योर भी बहुत रैपिडली हुआ, और विद इन 1 वीक वो 80% तक पेशेंट को रिलीफ मिल गया था। जी, और कुछ क्वेश्चंस हैं? जी डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी अगर कोई भी डिजीज़ हो, केवल जो कि पूरे पेशेंट को प्रॉब्लम दे रही है, तो उसके लिए डिजीज़ सेंट्रिक अप्रोच सही नहीं है। उसके लिए पहले पेशेंट को इंडिविजुअलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बेसिस पे जो भी मेडिसिन दिया जाता है, वो एज़ ए होल पेशेंट को ट्रीट करता है। तो ये अच्छा अप्रोच है। और मर्क कॉर का आपने ज़िक्र किया, तो मर्क कॉर सही में जो आईबीएस के बहुत सारे सिम्पटम मैंने भी देखे हैं कि जिसमें कुछ पेशेंट हैं जिसमें मर्क कॉर बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपके पास इसके बारे में कुछ और है कि कैसे आप किसी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज़ करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट सिम्पटम हैं जिनको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं ग्रेडिंग वाइज़। तो अगर आपके बारे में आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, और साथ-साथ गट ब्रेन एक्सिस है उसको भी अगर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अच्छे से। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो आप उस पे भी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि गट ब्रेन एक्सिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस पे ही डिपेंड होके है ये आईबीडी और आईबीएस, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट दोनों कनेक्टेड है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ले लीजिए अर्जेंटम नाइट्रिकम में ही, जैसे ही एग्जाम का स्ट्रेस होता है, पेशेंट को डायरिया हो जाता है। और जैसे ही मतलब यहाँ मेंटली जो ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है ना, टेंशन और एंजाइटी, वही इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रहा है, और इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा है ये डिस्टर्ब हो रहा है और डायरिया हो रहा है। और ऐसे ही अगर किसी का पेट खराब है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना और ब्लोटिंग होना, इसके वजह से वो पेशेंट बहुत इरिटेटेड, और कभी-कभी उसको माइग्रेन्स भी हो जाते हैं। ये नक्स वाला पेशेंट भी है। ऐसे ही ये गट ब्रेन एक्सिस ना आईबीएस और आईबीडी में बहुत देखे जाता है। और काउंसलिंग करने के बाद, पेशेंट से बात करने के बाद, उसका सारा केस डिटेल से लेके उनका लाइफ स्पेस इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है आईबीएस के केस में। और उनको हमें उसके बाद बताना चाहिए कि लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करने हैं, और फूड हैबिट्स और ट्रिगर्स और डाइट, ये सब कुछ अच्छे से मैनेज करना है उसको। पेशेंट को हम लोगों को मतलब अच्छे से डिस्कस करके उनको जो भी तकलीफ दे रहा है ना, जैसे ट्रिगर्स हो गया, उनको नहीं खाने के लिए बोलना है। और एंजाइटी और स्ट्रेस अगर उनके लाइफ में ज़्यादा है तो उनको काउंसलिंग करना है कि हम कैसे उनको अपना मेडिटेशन और योगा करना है, और अपना मेंटली उनको काम रखना होगा, ताकि उनका जो गट है वो अच्छे से हेल्दी रह सके। और उसके साथ-साथ हमारा इंडिविजुअलाइज़्ड जो हमारा रेमेडी होगा, ये अपना काम तो कर ही रहा होगा, ऊपर से हम लोग अगर ये भी सेट कर लें, तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट रिलीफ में ही रहेगा। जी, अगर जी डॉक्टर, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आईबीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो, अगर आप उस पे कुछ बोलना चाहते हो? जी, जैसे कि मैंने बताया, थोड़े जो अर्जेंटम नाइट्रिकम है, नक्स है, लाइकोपोडियम है, कोलोसिंथेसिस है, ऐसे एलोसोकोट्रिना है, ऐसे हम लोग बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो कि पेशेंट को टोटली उनका टोटैलिटी सब कुछ देख के ही हम लोग फाइनल रेमेडी चूज़ कर सकते हैं।
और हमारे होम्योपैथिक सिस्टम का यही क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक सिस्टम का हमारा यही इतना अच्छा ये है कि हमारे पास ये इंडिविजुअलिटी करने का, इंडिविजुअलाइजेशन करने का आर्ट हमारे हाथ में है, जो कि हम लोग टोटल रेपर्टराइज करके पेशेंट को जब भी करेक्ट मेडिसिन देते हैं, तो हाँ, पेशेंट का क्योर भी बहुत अच्छे से होता है और उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। जी डॉक्टर, कुछ रूब्रिक्स अगर आप बता सकें इसके लिए, जो कि वाइल केस टेकिंग करते समय जो रूब्रिक्स हम लोग को ध्यान में रखते हुए पेशेंट से क्वेश्चन कर सके, अगर आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो। जैसे कि ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी हो गया, ये रूब्रिक आता है अर्जेंटम नाइट्रिकम में। और क्या है, अभी मेरे दिमाग में अभी इतना तुरंत रूब्रिक नहीं आ रहा है। जी, मैंने ऐसा भी देखा है कि जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं ना, वो मोस्टली उनको किसी फूड से भी एलर्जी टाइप होती है, जैसे कि वीट आटे से बना हुआ चीज खाने पे, या फिर किसी को चावल खाने से उनसे सिम्टम बढ़ जाता है। तो इनको भी हम लोग इसको भी रूब्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे कि डॉक्टर ने पहले ही बताया कि मेंटल सिम्टम्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ उसका जो मोडालिटी है, इन सबको भी उसको ध्यान में रखते हुए केस टेकिंग करना, और उसको फिर उसके आधार पे मेडिसिन सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मैं तो अभी-अभी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की हूँ, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनके पास बहुत सारे अभी तक आईबीएस के केसेस आ गए होंगे, तो थोड़ा-सा उनका भी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे, तो हमारा फ्यूचर जो भी हमारा क्लिनिक और सब एक्सपीरियंस में हमें भी काम आएगा। जी, राम प्रवेश सर, आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज बात करें। थैंक यू Sarika, and congratulations, Dr. Khalid Fatima. थैंक यू सर। Very वेलकम nice, सर। excellent session. बहुत अच्छा बताई, और इसको माइंड सिम्टम से जोड़ी, बहुत बढ़िया है। कहा भी गया है कि पेट साफ तो बीमारी माफ। तो आईबीएस का जो सिम्टम है वो अधिकतर मेंटल सिम्टम से जोड़ता है। फियर, 50% केस आईबीएस में फियर से होता है, एंड एंजाइटी से होता है, सदमा से होता है। जैसे परीक्षा में डर, अर्जेंटम नाइट्रिकम बताई, तो यह जो है पेट गट हमारा माइंड से जुड़ा हुआ है। लीवर को सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, और उसमें लीवर जो है डर से या चिंता से, सदमा से जो है लीवर मेरा थोड़ा सिक्रेशन करना या हार्मोनियल डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसके कारण से आईबीएस उसके अंदर में आता है। अब इसका होम्योपैथिक में ही बहुत अच्छा इलाज है, किसी पैथी में नहीं। जी। होम्योपैथिक छुड़ा के किसी पैथी में इलाज नहीं हो सकता है। और होम्योपैथिक तो ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, और इट इज मेन कॉज फंक्शनल डिजीज है। फंक्शनल यानी फंक्शनल मतलब शोरिक नेचर। शोरिक नेचर का, शोरिक माने होता है थिंकिंग, सोच। आप फियर के बारे में सोच कर लिए, सदमा के, चिंता के बारे में सोच कर लिए, तो इससे जो है फंक्शनल डिजीज होता है, जिसका इफेक्ट जो है हमारे शरीर पर पड़ता है, और आईबीएस जो है सिंड्रोम होता है। तो ये इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया, और सब व्यक्ति का अलग अलग
अलग अलग जो है ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग दिया जाता है। जैसा तो किसी को फियर है उसका अलग दवाई है, किसी को एग्जामिनेशन फियर है उसका अलग दवाई है, किसी को जो है बाल बच्चा का फियर है उसका अलग दवाई है, एंजाइटी है उसका अलग दवाई। तो बहुत अच्छा है। और हो जाने के बाद डाइट तो बहुत एसेंशियल है, जो आपने बताए बहुत अच्छा बताए। बहुत अच्छा है। हम लोग इसको आपके डाइट आप बता रहे, बोलिए क्या बोल रहे थे? अरे बोलिए तो, अनम्यूट अनम्यूट कीजिएगा तब ना। हाँ, डाइट बहुत बढ़िया बता रही थी कनीज फातिमा, डाइट भी बताई बहुत अच्छा था। तो यह नित्यदिन जो है ताजा फल फूल या जो भी पचता है, जो एलर्जी नहीं करता है, जो उसको सिम्टम को नहीं बढ़ाता है, वह डाइट खाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts, sir. फातिमा जी, जी सर। आपने बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशंस दिया है, और हम लोग जनरली हम लोग के सेशन में इतना शॉर्ट प्रेजेंटेशन होता नहीं है ना? ठीक है। और डाइट के विषय में तो जहाँ तक है, सबसे अच्छा डाइटिक रेगुलेशंस में जो देखता हूँ वो होता है जो अच्छा लगता है, जो पच जाता है। दो बात होनी चाहिए, जो अच्छा लगता है और पच जाता है। अगर अच्छा अच्छा नहीं लगता है, इफ यू कैनॉट नो लाइकिंग इज देयर, कोई पसंद नहीं है तो उसको नहीं खाना चाहिए। और पच जाता है, अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो नहीं खाना चाहिए। तो खाने का दो प्रिंसिपल मैं जनरली हर एक पेशेंट को एडवाइस करता हूँ, और गैस्ट्रिक के कंडीशंस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका ये खाना जो है सो आप कैसे समय पर खाते हैं। दूसरा चीज कि आपका पचने का डाइजेशन से कैसा होता है, और जो अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगना और पचना दोनों को मैच करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये अच्छा लगना और पचना अगर दोनों नहीं चलता है तो ये नहीं होता। और खाने के लिए मैं जनरली कोई अवॉइड नहीं करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ को खाने से एग्रवेट करता है तो ये डायटिक मैनेजमेंट के अंदर में नहीं आता है ना? डायटिक मैनेजमेंट के समय में हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इजिली डाइजेस्टेबल एज वेल एज इजिली लाइक्ड, आसानी से अच्छा लग जाए, और उसमें स्वाद, क्योंकि बिना स्वाद के खाना खाने से, बिना टेस्ट के खाना खाने से भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। अगर आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपका सैलिवरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, और आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो सैलिवरी ग्लैंड्स का डाइजेशन को ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए टेस्ट बड दिए हुए हैं, और टेस्ट बड के सेटिस्फैक्शन से जितना टेस्ट बड सेटिस्फाई होता है उतना ही ज्यादा आपका डाइजेशन जो है सो उतना ही ज्यादा आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। और गैस्ट्रो एंट्राइटिस में खास करके इंफ्लामेटरी कंडीशंस है, और इंफ्लामेटरी कंडीशंस में एक चीज का ध्यान में रखना चाहिए, हम उसके और भी ज्यादा इरिटेशंस नहीं हो, है ना? उसका इरिटेशंस और भी ज्यादा नहीं हो, वहां पर और भी ज्यादा इरिटेशंस नहीं होना चाहिए। अगर इरिटेशन होता है खाने के बाद में, तो उस वो आपको प्रॉब्लम करता है और सेंसिटिव हो जाता है। जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल आप इसको इन्फ्लामेशन ही कहेंगे, चाहे वह गैस्ट्रिक अल्सर होगा, चाहे पेप्टिक अल्सर होगा, ड्यूडनल अल्सर होगा, कोई भी चीज होगा, तो दोनों में आपका जो कंडीशंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसको आपका अति नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम आपको करेगा, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान में रख करके हम लोग ट्रीटमेंट करने चाहिए डाइट के मैनेजमेंट के साथ में। प्लस आपका डिजायर एंड एवर्सन, जी। अगर पेशेंट को आप मना कर दी कि ये नहीं खाना है, और ये मना कर देते हैं कि खाना है, तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं खा रहा है, और तो वो भी आपको डाइजेशन का गैस्ट्रो बढ़ता है। तो ये चीज का हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो अच्छा लगता है और जो पच जाता है, इस बात पर ज्यादा रोगी को ध्यान में देना चाहिए, ठीक है ना?
तो इसके साथ में और कोई किसी को कुछ शेयर करना है? डॉक्टर जीवन बनर्जी, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बोलिए। ठीक है सर, बताया इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारा डिटेल। जब तक हम पूरा केस टेकिंग कायदे से ना करें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर ना बात करें, तब तक कोई भी चीज क्योर नहीं हो सकता है। जैसे बताया कि हाँ ये रिमूव नहीं होता है, सिर्फ मेंटल थॉट के ऊपर ही है। आवाज जा रही है सर? हेलो? जी सर, आ हेलो, रही। हम आवाज आ रही है? पक्का आवाज आ रही है। हाँ। जब तक टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं लेते हैं, चाहे मेंटल सिम्टम हो, फिजिकल सिम्टम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, ये सारी चीजों को लेने के बाद जब आप बात करते हो, तभी केस टेकिंग पूरा क्योर होता है पेशेंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर। ये माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप होना जरूरी होता है ना? माइंड एंड बॉडी का। और ये कोई भी इंफ्लामेशन तभी होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि आपका वहां पर कंपेटेबल नहीं है, और कंपेटेबिलिटी नहीं होने से ही इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है। तो उसमें माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, खास करके गैस्ट्रिक कंडीशन में, तो मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये है। डॉक्टर, आप कुछ आईबीएस से रिलेटेड रूब्रिक्स चाहिए? अच्छा, मैं 1 मिनट बताता हूँ। आईबीएस का रिलेटेड रूब्रिक्स है इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम का। 2 मिनट में बता रहा हूँ। इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, एक तो आप जाइएगा तो वहां पर डायरेक्ट रूब्रिक्स है एब्डोमेन चैप्टर में, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, ठीक है ना? लेकिन वहां पर कोई दवा नहीं है, उसमें कोई दवा नहीं लिखा हुआ है। एक इन्फ्लामेशन लोग कोलन में जाइएगा तो इन्फ्लामेशन कोलन में बहुत सारी दवाइयां दी गई हैं, करीब करीब 25-30 से ज्यादा है, जिसमें कि मर्क फॉर बहुत प्रोमिनेंट है, स्टेफेसेगेरिया प्रोमिनेंट है, फेरम आयड भी प्रोमिनेंट है, और ग्रेटियोला का मैंने यूज किया है। एक यंग लड़का में बहुत सारे अति थे, मुझे याद नहीं है कि उस समय मैंने उसको क्या दिया, क्या लक्षण थे, लेकिन बहुत पुरानी बात है। बहुत दुबला पतला लड़का था और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर आपको देखिएगा, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में अगर गैस बहुत ज्यादा बनता है तो अकेले दवा दिया हुआ है आपको फ्लैटुलेंस। जो एब्डोमेन चैप्टर में इन्फ्लामेशन कोलन में जाइएगा, उसमें अकम्पनिंग सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? फ्लैटुलेंस, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है, फिर हेमोरेजी, उससे ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो एरेनिया है, हेमामिलिस है, मर्क है, मर्कौर है, स्ट्रेप्टोकोकाई सिफ्लिनम है। फिर है कि एस्थमेटिक कंडीशन कोलन इन्फ्लामेशन के साथ में, और ये बहुत ज्यादा आपको प्रोमिनेंट मिलेगा कोलन इन्फ्लामेशन के साथ में, आपका सांस फूलने की बीमारी, ये बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये रिस्पिरेशन में आप जाइएगा, जहाँ सांस फूलता है, रिस्पिरेशन में एस्थमेटिक मिलेगा, और उसमें लिखा हुआ है अकम्पनीड बाय कोलन इन्फ्लामेशन। उसके बाद में होता है कि गठिया के केस में भी आपको सांस फूलता है, ये आपको गैस्ट्रिक होता है। तो रिमेटिक एक्सट्रीमिटीज में आइएगा, वहां पर है पेन रिमेटिक अकम्पनीड बाय कोलन इन्फ्लामेशन, ठीक है ना? फिर एक और देखिएगा, बहुत सारा गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स जो है, तो सेक्सुअल डिजायर के कारण भी इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। आईबीएस का वन ऑफ द रीजन, ग्रेट रीजन जो है, सो उसको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होने से, सेक्सुअल वीकनेसेस के बहुत ज्यादा होने से, तो उसमें गैम्बोगिया, ग्रेटियोला, लाइकोपोडियम और नेबेल है ना? फिर आपका इसका स्टूल जो होगा उसमें एमोबिक ज्यादा होगा, तो उसको भी देखना चाहिए। और आपका इसमें हमेशा ठंडा ठंडा जैसा महसूस करता है, तो चिलीनेस विथ है, कैडमियम सल्फ है, और मेम्ब्रेन। तो आप एब्डोमेन के इन्फ्लेमेशन कोलन चैप्टर में जाइएगा, तो एक बहुत बड़ा चैप्टर आपको मिलेगा, जहाँ की आपको इसका मिलेगा। और जैसे अल्सरेटिव ये कोलाइटिस है ना, तो इसको भी मैंने देखा था। मैंने केस को अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस को मैंने देखा, तो ये सारे रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है
कि हम लोग जब रोगी को रोगी के कंडीशंस को मैच नहीं करते हैं तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के रूब्रिक्स को ध्यान में रख करके हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन का काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में डाइट मैनेजमेंट के साथ में कर सकते हैं, और इसे हमें करना चाहिए। और कोई सवाल तो नहीं है कुछ रूब्रिक्स रिलेटेड? एब्डोमेन टैब्स मेजेंट्रिका, ये बहुत अच्छा है रूब्रिक्स। टैब मेजेंट्रिका का मतलब क्या होता है? टैब मेजेंट्रिका का मतलब होता है, आप पढ़िएगा इसका। टैब मेजेंट्रिका हो गया आपको ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो एब्डोमेन में ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, खास करके इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, और जो होता है बहुत कॉमन है, ये मैंने बहुत नई चीज नहीं है। तो उसको टैब मेजेंट्रिका के अंदर हम लोग लेते हैं। टैब मेजेंट्रिका बहुत अच्छा रूब्रिक्स आपने पूछा, है ना। टैब देखिए, टैब मेजेंट्रिका, इसमें 59 मेडिसिन है ना, 59 मेडिसिन है। और इसमें ट्यूबरकुलिनम भी है ना। ट्यूबरकुलिनम का भी बहुत अच्छा रोल इसके अंदर में होता है। बहुत सारी दवाइयां हैं, कैलकेरिया भी है आपको। तो ये इसको है। गैस्ट्रिक चैप्टर्स में जाएंगे तो भरमार है लक्षणों का, गैस्ट्रिक चैप्टर में भरमार है लक्षणों का, इसको ध्यान में रखना आवश्यक होगा आप लोगों को। और कोई सवाल है? और किन्हीं को कोई सवाल है? और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? मुझको तो लगता है सर, जब तक मेंटल सिम्टम हम ना देखें, पेशेंट की पूरी बात ना हो, तब तक नहीं हो पाता। क्या चीज? क्या बोलिए? जब तक पेशेंट से पूरा डिटेल केस टेकिंग ना करें, बातचीत ना हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं बनर्जी साहब। अगर आप पेशेंट अगर का केस हिस्ट्री आप नहीं लिए हैं, तो ये सब बातें उभर करके तो नहीं आएगा ना। ये सब बातें उभर करके नहीं आएगा। उभर करके तभी आता है जबकि हम लोग केस हिस्ट्री करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड्स जो अपनाते हैं, वो लोग के लिए तो हमेशा परेशानी बना रहेगा। वो कभी भी सही दवा के पास में नहीं पहुंच सकते हैं। शॉर्टकट मेथड्स में ये बहुत और ये जो आईबीएस का कंडीशन है, इसमें फैमिली बैकग्राउंड में आप देखिएगा तो वहां पर आपको ये ट्यूबरकुलोसिस का भी हिस्ट्री बहुत मिलता है। या नहीं तो देखिएगा कि बचपन में अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो वहां भी आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए रिपोर्टरी पर ध्यान दीजिए, रूब्रिक्स पर ध्यान दीजिए, और केस टेकिंग को करिए। मैं आजकल देखिएगा मेरे स्टेटस में हमेशा एक न एक रूब्रिक्स मैं देता हूँ। आज का रूब्रिक्स मेरा था बायंसी। बायंसी का मतलब क्या होता है? अपने आप को तैरता हुआ महसूस करना, बहुत ही हल्का महसूस करना। हाँ, बहुत ही हल्का महसूस करना। तो जब रोगी अच्छा महसूस, देखिए हम लोग इसको कहते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर पेशेंट अपने मन से भारी होगा, दवा दिए और अपने आप को हल्का महसूस करने लगे, तो उसको हम लोग बॉयंसी के अंदर भी ले सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए दवा यहाँ देने का जरूरत नहीं है। जो भी दवा आपने दिया है, इस रूब्रिक का खाली ये आपको इंडिकेटर का काम करेगा, थर्मामीटर का काम करेगा कि बॉयंसी जान करके कि आपके पेशेंट जो है तो कितने किधर जा रहे हैं, सही की ओर जा रहे हैं कि नहीं। दूसरा सवाल और आया है, नेट्रम सल्फ का रोल आईबीएस में है, अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएं। थ्रू द एक्सपीरियंस। नेट्रम सल्फ का मतलब क्या होता है? देखिए, दवा का मतलब समझ जाइए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। नेट्रम सल्फ का हमेशा मतलब होता है सोडियम एंड सल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना। अब सोडियम सल्फेट का मतलब क्या होता है? जब आपके बॉडी में वाटर बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वाटर बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर होता है। जब भी नेट्रम, और सल्फर का मतलब होता है बहुत ही इमेजिनेटिव, और नेट्रम का मतलब होता है बहुत ही एक कंट्रोल में रहने वाला। तो दोनों का ये कॉन्ट्रडिक्शंस होता है। जहाँ की माइंड एंड बॉडी का कॉन्ट्रडिक्शंस होगा, वहां पर नेट्रम सॉल्व का रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में है,
और आपके पास में आप टाइप करके भेज दीजिए राम प्रवेश जी, हम लोग अब आगे आपको नहीं ले सकेंगे। समझ रहे हैं, नेट्रम सल्फ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको, खास करके ये आपको गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स में, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स का जो ओरिजिन है, इसका जो शुरुआत है, वो आपको हमेशा हमेशा आपको मेंटल टेंशन से होता है। गैस्ट्रिक डिजॉर्डर जल्दी आपको बिना मेंटल, अगर आप मन से खुश हैं, मन से प्रसन्न हैं, तो गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स जल्दी नहीं आता है। जो काफी टेंशन में रहते हैं, ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, वहां पर आपको गैस्ट्रिक डिजॉर्डर्स आपको काफी देखने को मिलेगा। और नेट्रम सल्फ का मैं और थोड़ा सा लक्षण बता रहा हूँ। एक मिनट, नेट्रम सल्फ को मैं देख रहा हूँ। नेट्रम सल्फ का बहुत ही सेंसिटिव और होता है, पेशेंट होता है। जैसे नेट्रम ग्रुप के जितने भी होते हैं सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये क्लोज होते हैं, लेकिन ये इमेजिनेटिव होते हैं, है ना, ये इमेजिनेटिव होते हैं। नेट्रम सल्फ के पेशेंट हर एक चीज को रूटीन में काम करना चाहता है, प्रॉपर होता है, ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। अब देखिएगा, बहुत सारी महिला होती हैं या घर के गार्जियन होते हैं, उनके स्टेट में आपको देखिएगा, क्योंकि उनको फैमिली चलाना है, सारा चीज को देखभाल करना है, तो वहां पर आपको ये नेट्रम सल्फ का कंडीशंस देख सकते हैं। बहुत ही फास्टिडियस पेशेंट होते हैं नेट्रम सल्फ। फास्टिडियस का मतलब हुआ कि वो चाहता है कि हर एक चीज प्रॉपर हो, प्लान से हो, व्यवस्थित हो। और नेट्रम म्यूर का एक नेट्रम ग्रुप का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि नेट्रम हमेशा टाइम का बहुत ज्यादा टाइम का ज्यादा वैल्यू देता है। इसलिए कहा कि प्रॉपर प्लान्ड जो है सेंसिटिव पेशेंट्स आर द नेट्रम पेशेंट। इसको हम लोग को समझने का कोशिश करना चाहिए। ये नेट्रम सल्फ बेसिकली साइकोटिक माइग्रेन का पेशेंट होता है, और इसका जो है नेट्रम ग्रुप के पेशेंट जल्दी इरिटेटेड नहीं होते हैं, जल्दी चिड़चिड़ाते नहीं हैं, लेकिन नेट्रम सल्फ के पेशेंट में चिड़चिड़ापन जरूर होता है, और इसीलिए इसको हम लोग इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम में इसके रोल को हम लोगों ने ज्यादा देखा है। फिर एंगर सप्रेशन से होता है। बिल्कुल, एंगर सप्रेशन हुआ तो इमोशनल सप्रेशन है। एंगर ही नहीं, आप अपने किसी भी चीज को सप्रेस करके करेंगे, मेंटल सप्रेशन, इमोशनल सप्रेशन होगा, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो नेट्रम सल्फ में नेट्रम और सल्फर सोनोग्राफी का सिम्टम्स होता है, बिल्कुल रहता है। नेट्रम सल्फ को सल्फर का कहते हैं कि नेट्रम सल्फ एक ऐसा सल्फर है जो कि इमेजिनेटिव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने अंदर में सीमित है। वो बाहर प्रदर्शित नहीं होता है, अपने अंदर में रखे रहता है। तो ये कभी कहते हैं कि और ये नेट्रम सल्फ को, चूंकि इसमें पानी का बैलेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है, पानी को कंट्रोल करने का रोल होता है, तो पानी का कंट्रोल होता है, तो ये आपको डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि शरीर के अंदर से कोई भी चीज को बाहर निकालने के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन, इसका प्रॉपर वर्ड होगा, इसका डिटॉक्सिफिकेशन स्टेट ऑफ द कंडीशंस होता है। तो ये नेट्रम सल्फ एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। आज के सोसाइटी में, वर्तमान समाज में नेट्रम सल्फ का स्थान बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ये है, आप जिसने भी नेट्रम सल्फ के विषय में सवाल किया, बिल्कुल अच्छा आपने प्रश्न किया है। और हम लोग देखते हैं, एक और है सर, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि पेशेंट को जब भी कोई आईबीएस का था, कंप्लीट क्योर हो गया था। कंप्लीट क्योर आईबीएस में तो जनरली एलोपैथी में कहते हैं कि क्योर नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कंप्लीट क्योर है, मैनेजमेंट इसके साथ में जरूरी है। जैसा कि फातिमा जी बता रही थी कि आपको मैनेजमेंट के लिए डाइटिक मैनेजमेंट खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइटिक मैनेजमेंट के साथ में लाइफ मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ मैनेजमेंट में जैसे आपका अगर घर में बैठे रहने का काम है, ऑफिस में बैठे रहने का काम है, आपका बॉडी में मोशन मूवमेंट नहीं है,
तो वहां पर आपको योगा के लिए सजेस्ट करना चाहिए। ऑक्सीजन का भी आपका रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को अगर आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो यही तो है आज का सेशन, और बहुत अच्छा सेशन रहा। फातिमा जी, आपने लोगों को बोलने का बहुत ज्यादा अवसर दिया है। आपने खुद कम बोला है लेकिन दूसरे से बुलवाया ज्यादा है। तो इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होगा। सुरुचि जी, आप होस्ट है ना, तो आप इसको क्योंकि हम लोग का समय हो चुका है, और डॉक्टर हमारे दूसरे पोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर बिंदु राज, तो आप सुरुचि जी हैंड ओवर करेंगे हम लोग। Thank you so much, everyone. Okay, so now the session is handed over to Dr. Bindu Raj ji for your English session. So you can start your session now, sir.